हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज का शीर्षक है हमारा डायरी का पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेखक को डायरी लिखने की क्या थी, आदत थी। लेखक डायरी में अपनी अच्छी और बुरी सारी बातों को लिख दिया करते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं डायरी लिखने की आदत है। हम भी अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को क्या करते हैं, डायरी में नोट करते हैं। तो यहाँ लेखक भी अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को डायरी में नोट किया करते थे। और इसी लेखन की जो उनकी आदत थी, उसी में एक घटना थी 26 जनवरी 1931 का। तो किसकी घटना थी? 26 जनवरी 1931 की घटना थी। और इन्होंने इस घटना का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है डायरी के एक पन्ने में, जो कि हमारा शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। लेखक जो हैं इस दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें स्वयं पर बहुत ही क्या महसूस हो रहा था, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि वह क्या हैं, वह हैं भारतवासी। क्या हैं वह? भारतवासी हैं। और इस पर उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। और लेखक जिस समय की बात कर रहे हैं, यानी 26 जनवरी 1931 की, उस समय हमारा देश जो था वह अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे देश में क्या थे? अंग्रेज लोग रहते थे, यानी अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पर। तो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हमारे लेखक सीताराम सेक्सरिया जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो चलिए देखते हैं हमारा जो शीर्षक है डायरी का एक पन्ना, उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ लेखक डायरी का एक पन्ना, जो कि हमारा शीर्षक है, उसमें उन्होंने लिखा है। बात कब की है? 26 जनवरी 1931 की। लेखक कह रहे हैं 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे और अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। अब लेखक 26 जनवरी 1931 का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 26 जनवरी का जो दिन है, वह दिन कैसा दिन है? वह दिन अमर दिन है। यानी हम लोगों के लिए, हमारे लिए कैसा दिन है? तो अमर दिन है। आज के दिन क्या हुआ था? तो आज के दिन हुआ था पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। किस दिन को? 26 जनवरी 1931 को। और इससे पहले भी 26 जनवरी 1930 को भी क्या किया गया था? झंडा तोलन किया गया था, यानी कि झंडा फहराया गया था। लेकिन इतना हलचल नहीं था जितना कब हुआ था? 26 जनवरी 1931 को। तो लेखक कह रहे हैं कि इस वर्ष की क्या थी? पुनरावृत्ति थी, यानी पहले भी झंडा फहराया गया था और दोबारा भी 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए झंडा फहराना था। अब देखिए क्या हुआ उस दिन, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां लेखक ने की थी। और कह रहे हैं कि पिछले वर्ष उनका हिस्सा जो था, यानी उनकी भागीदारी जो थी, वो बहुत ही साधारण थी, ज़्यादा नहीं थी। साधारण रूप से उन्होंने भाग लिया था और जितना भी वह कर सकते थे उन्होंने किया था। लेखक कहते हैं कि इस वर्ष प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए। 2000 रुपये बच्चों उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत मायने रखता था 2000 रुपये। आज के लिए यह 2000 रुपये बहुत ही कम है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो लेखक कह रहे हैं कि 2000 रुपये जो है वह प्रचार में खर्च किया गया था। सारे काम का भार किसके ऊपर था? अपने ऊपर। यानी लेखक को सारे काम का भार अपने ऊपर लगता था और वह अपना समझ करके ही वह सारे काम को करते थे। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि जो भी कार्यकर्ता थे
वह उनके घर जाते थे और जा करके उनको समझाते थे कि यह 26 जनवरी का जो दिन है वह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम आज निकल करके स्वतंत्रता नहीं मनाएंगे तो यह अंग्रेज जो हमारे देश पे हुकूमत करके बैठे हैं वह नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे हमारा है, बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। तो लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि बड़े बाजार के जितने भी मकान थे, जितने भी मकान बने हुए थे, उन सबको राष्ट्रीय झंडा से क्या किया गया था, सजा दिया गया था। और उस रास्ते से गुजरते ही ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि हमारे देश को और हम सबको क्या मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई हो। और यह घटना जो है वह कहाँ की है, लेखक यह कलकत्ते की बात बता रहे हैं कि कलकत्ते के हर घर को, हर जगह को, हर चौराहे को तिरंगे झंडे से सजा दिया गया था। और जैसे ही लोग उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें कैसा महसूस होता था, उन्हें उत्साह और नवीनता महसूस होता था। अपने आप में वह बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे और हर जगह उन्हें नया सा मालूम हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ऐसी सजावट जो है उन्होंने पहले नहीं देखी थी, यानी पहले भी जो हमारा झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को, उस समय यह सारी सजावट जो है नहीं देखी गई थी। कब नहीं देखी गई थी? 26 जनवरी 1930 के समय में। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। अब लेखक कह रहे हैं कि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हमारा देश उस वक्त भी गुलाम था और अंग्रेज जो था वह हमेशा कोशिश करता था कि हम ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे उनका नुकसान हो। इसीलिए उसने क्या किया था, हमारे स्वतंत्रता समारोह को रोकने के लिए पुलिस की पूरी ताकत लगा दी थी। हर जगह, शहर के हर जगह पर गश्त लगा दिया था। अगर कहीं कोई भी उत्साह होता है तो वहाँ पुलिस क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। अब लेखक कह रहे हैं कि मोटर लॉरियाँ यानी जो गाड़ियाँ उस समय चलती थी उसमें गोरखे और सार्जेंट को तैनात किया गया था, यानी पुलिस की एक गश्त वहाँ पे तैनात कर दी गई। प्रत्येक मोड़ पर पुलिस खड़ी थी। कितनी ही लॉरियाँ शहर में घुमाई जा रही थी ताकि क्या ना हो, झंडा का जो समारोह हम मनाने वाले थे वह ना मना सके। घुड़सवारों का भी प्रबंध कर रखी थी। अंग्रेज सरकार ने घुड़सवारों का भी प्रबंध किया था। घुड़सवार उसको कहते हैं बच्चों, जो सैनिक घोड़े पर सवार होकर के गश्त लगाते हैं। गश्त लगाना यानी कि पहरेदारी करना। और उस दिन ट्रैफिक पुलिस को भी हटा दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस को भी इसी काम में लगा दिया गया था। बड़े बड़े पार्क जहां यह उत्सव मनाया जाने वाला था, बड़े बड़े पार्क और मैदान में वहां पुलिस सवेरे से ही अंग्रेज सरकार ने तैनात कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा और हटा दिया।
अब यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि मोनूमेंट के नीचे, मोनूमेंट यानी कि स्मारक, मोनूमेंट का अर्थ होता है बच्चों स्मारक, स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी वहाँ भोर से ही क्या हो गया था, पुलिस का गश्त लगा दिया गया था। सुबह से ही अंग्रेज सरकार ने पुलिस का गश्त लगा दिया था ताकि मोनूमेंट के नीचे किसी प्रकार की सभा ना हो सके। लेकिन हमारे देश के लोगों ने कुछ जगहों पर तो सुबह सुबह ही झंडा फहरा दिया था, वहाँ पुलिस को मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। उसके बाद कह रहे हैं जो श्रद्धानंद पार्क था जहाँ झंडा फहराने वाले थे कौन, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू। ठीक है, अविनाश बाबू जी श्रद्धानंद पार्क में झंडा फहराने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने झंडा गाड़ा क्या हुआ, पुलिस आ गए और उनको तथा जो लोग उनके साथ आए थे उनको क्या किया, पकड़ लिया और फिर मारपीट की। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भी भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए लेखक जो हैं वह उस दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दिन पूरे बंगाल के लोग जो थे वह काफ़ी उत्साह के साथ क्या कर रहे थे, झंडा फहरा रहे थे। और यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो तारासुंदरी पार्क था वहाँ पर कौन झंडा फहराने वाले थे, वहाँ पे झंडा फहराने वाले थे कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह जी जो थे वो झंडा फहराने वाले थे। लेकिन पुलिस की इतनी गश्त थी कि उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया गया और क्या हुआ, उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई और मारपीट के दौरान कुछ लोगों के सर भी फट गए थे। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि गुजराती सेविकाएं संघ की जो महिलाएं थी उन्होंने भी जुलूस निकाला और कुछ लड़कियों को भी पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय को लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णानंद दास और पुरुषोत्तम राय थे। अब यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी क्या था, झंडा उत्सव का उत्साह था। झंडा उत्सव का उत्साह था। अब वे भी पूरे जोश खरोश के साथ झंडा उत्सव मनाने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके थे। अब 11 बजे क्या हुआ था, मारवाड़ी बालिका विद्यालय में लड़कियों ने झंडा उत्सव मनाया और वहाँ उपस्थित थीं जानकी देवी और मदालसा देवी। उन्होंने क्या किया, लड़कियों को झंडा उत्सव का मतलब समझाया कि हम क्यों इस झंडे को फहराते हैं, इसका क्या मतलब है। उसके बाद एक मोटर में बैठ कर के चारों तरफ देखा तो कैसा महसूस हो रहा था, बहुत ही अच्छा मालूम हो रहा था। सभी जगह लोग क्या कर रहे थे, इस उत्सव का आनंद उठा रहे थे, साथ ही फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। फ़ोटो हम क्यों उतरवाते हैं, तो फ़ोटो हम उतरवाते हैं यादगार के रूप में, ताकि वो दिन हमें जब भी उस फ़ोटो को देखें तो याद आए। हम भी जब कभी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, फ़ोटो उतरवाते हैं और जब कभी हमें मौका मिलता है या जब कभी हम उस फ़ोटो को देखते हैं तो हमें क्या याद आता है, वो दिन याद आता है कि हमने उस दिन क्या क्या किया था। तो फ़ोटो जो उतरवाने का है वह प्रबंध भी लेखक ने सब जगह कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने 2-3 बजे के आसपास कई लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया और साथ ही पूर्णानंद दास और पुरुषोत्तम दास जी को भी जेल में डाल दिया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णानंद दास पर था।
पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्री अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को यह आशा होने लगी थी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जुलूस था, जो सुभाष चंद्र बोस जी निकालने वाले थे, उसका भार किसके ऊपर था? पूर्णानंद दास जी के ऊपर था। पूर्णानंद दास जी को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस से पकड़ाने से पहले ही उन्होंने क्या किया था? अपना सारा प्रबंध पूरा कर लिया था। और इधर जो हमारा स्त्री समाज था वह भी पूरे जोश खरोश के साथ क्या कर रही थी? अपना अपना जुलूस लेकर के बाहर निकल रही थी और सभी मॉन्यूमेंट के पास पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जैसा प्रबंध भोर में था, यानी कि सुबह में जो था मॉन्यूमेंट के पास क्या था? अंग्रेज सरकार ने पुलिसों का गश्त लगा दिया था, लेकिन 1 बजे के करीब ऐसा नहीं देखा गया। 1 बजे वहाँ कोई भी पुलिस नहीं था, तो लोगों को ऐसा लगा कि अब पुलिस जो है वह कोई भी दंगा फसाद नहीं करने वाली है। लेकिन अंग्रेज सरकार रुकने वाली कहाँ थी? इसके बावजूद भी क्या हुआ? 3 बजे से बहुत सारे लोग जो थे वह मैदान में जुटने लगे थे। भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग जो थे वह टोलियों में बट गए थे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ियों में डिवाइड हो गए थे और मैदान में क्या कर रहे थे? सभी घूम रहे थे काफ़ी उत्साह और आनंद के साथ। और लेखक कह रहे हैं कि जो आज का दिन था, जो आज की बात थी, यह बात उन्होंने कभी नहीं देखी थी, यानी कि ऐसा जोश खरोश उन्होंने अपने जनता में कभी नहीं देखी थी। बंगाल के जनता में उन्होंने ऐसा जोश कभी नहीं देखा था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि लोग सब जो थे वह कानून भंग का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि हमारे देश को और हमारे जनता को क्या चाहिए थी? हमारे देश को और हमारे जनता को आज़ादी चाहिए थी, और वह आज़ादी अंग्रेज हमें देना नहीं चाह रहे थे, और उस आज़ादी को हमें क्या करना था? अंग्रेज़ों से छीनना था। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग जो थे वह कानून भंग कर चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कानून यानी कि सरकार के मुलाजिम थे। अंग्रेज सरकार के क्या थे? अंग्रेज सरकार के मुलाजिम थे, यानी उनके अंदर काम करते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? इसके बावजूद भी वो सभी झंडा उत्सव में भाग लेने के लिए बाहर आ गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें नोटिस भेजी। क्या नोटिस भेजा? तो उन्होंने नोटिस भेजा कि अमुक अमुक धारा, यानी जो भी धाराएं हैं उसके तहत कोई भी सभा यहाँ पे नहीं हो सकती। अंग्रेज सरकार ने बहुत कोशिश की इस सभा को रोकने की, लेकिन यह सभा नहीं रुकी। और यह जो था वह अंग्रेज सरकार के लिए क्या था? ओपन लड़ाई, हम कह सकते हैं ओपन चैलेंज, यानी कि खुले तौर से हमारे देशवासी अंग्रेज सरकार को कह रहे थे कि अब हमारे देश को छोड़कर जाओ। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो थे वह क्या थे?
अंग्रेजों के मुलाजिम थे। मुलाजिम कहने का अर्थ है कि अंग्रेज शासन के अंतर्गत वह काम करते थे। किसके अंतर्गत काम करते थे? तो अंग्रेज शासन के अंतर्गत काम करते थे, जो कि हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद भी क्या हुआ? अंग्रेज सरकार ने उनको नोटिस भेजा कि भैया आप हमारे अंतर्गत काम करते हो, अगर आपने सभा में भाग लिया तो क्या होगा? आपको दोषी समझा जाएगा। दोषी यानी कि आपको मुजरिम समझा जाएगा और सजा दी जाएगी। आपको आपकी नौकरी से भी क्या करना पड़ेगा? हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हमारी जनता ने उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानी। उसके बाद ठीक 4 बजे क्या होने वाला था? मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाने वाला था। ठीक 4 बजे स्मारक के नीचे, मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाने वाला था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने वाली थी। इसीलिए सभी लोगों से यह कहा गया था कि जो अपने देश की आज़ादी चाहते हैं वह खुलकर बाहर आएं, वह अंग्रेजों से न डरें और सभा में शामिल हों। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सुभाष बाबू ठीक 4:10 पर जुलूस लेकर के आए और फिर क्या हुआ? उसके बाद चौरंगी पर ही उन्हें रोक लिया गया। पुलिस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को चौरंगी पर ही रोक लिया गया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए पुलिस जो है वह भीड़ को रोक नहीं पा रही थी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने क्या कर दिया? लाठियों से उन पर वार कर दिया, लाठियां चलानी शुरू कर दी। अब बहुत सारे लोग लाठियों के मार से घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी थी और उन्हें भी काफ़ी चोट आई थी। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत जोरों से बोल रहे थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जी के ही बगल में ज्योतिर्बाबू गांगुली भी वहीं पे थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से बोला कि आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए वंदे मातरम बोलते हुए वह आगे बढ़ते जा रहे थे। और उन्होंने ज्योतिर्मय गांगुली जी से भी कहा कि आप भी आगे बढ़िए, ना कि अंग्रेज़ों के डर से पीछे ही रह जाइए। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े बाजार से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आँख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आँख मिच जाती है। लेखक कह रहे हैं कि यह सब जो हो रहा था, जो उत्सव हम देश की आज़ादी के लिए मना रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत चोटें आई थी। लेखक यहाँ सुभाष बाबू के बारे में कह रहे हैं कि सुभाष बाबू को बहुत चोटें आई थी, इसके बावजूद वह आगे बढ़ रहे थे और वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। पुलिस भयानक रूप से क्या कर रही थी? लोगों पर अत्याचार कर रही थी, उन्हें लाठियों से मार रही थी और क्षितिज चटर्जी का सर जो है वह फट गया था और फटे हुए सर से खून बह रहा था। और जब भी मेरी नज़र उनकी तरफ पड़ती थी तो मेरी आंखें मिच जाती थी। यहाँ आंखें मिच जाना का अर्थ है बच्चों, आंखें बंद हो जाती थी। इधर यह हालत तो हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर्स गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। लेखक कह रहे हैं कि देश की आज़ादी का जो मन में जज्बा था, जो जोश था, वह सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि स्त्रियों पर भी था।
पुलिस ने स्त्रियों पर भी काफ़ी अत्याचार किया था, लेकिन इसके बाद भी स्त्रियां बढ़ चढ़कर क्या कर रही थीं, इसमें भाग ले रही थीं। स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थीं, घोषणा पढ़ रही थीं अपनी स्वतंत्रता का, और कह रहे हैं कि जितने भी वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स यानी कि स्वयंसेवक जो सहायता दे रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारी लाठियां पड़ी, उन्हें पुलिसों ने बहुत मारा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने हाथ से झंडे को गिरने नहीं दिया। सारे दुख तकलीफ को सहते हुए वे अपने देश की आज़ादी के लिए खड़े रहे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। लेखक यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जब जुलूस लेके निकले थे तो उन्हें पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में बंद कर दिया, यानी उन्हें जेल में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद ही स्त्रियों का जुलूस जो था वो वहाँ से गुजरी और बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया। हम जानते हैं कि जुलूस में क्या होता है, भीड़ होता है, बहुत सारे लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। अब पुलिस बीच में तो ठंडी पड़ी थी, ठंडा पड़ना यानी कि पुलिस जो लोगों पे अत्याचार कर रही थी उसने करना बंद कर दिया था, उन्हें डंडे से मारना बंद कर दिया था। लेकिन भीड़ को बढ़ते देख पुलिस ने फिर क्या किया, डंडे चलाने शुरू कर दिए, क्योंकि अंग्रेज शासन नहीं चाहता था कि यहाँ जुलूस हो, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो और लोग अपनी आज़ादी के लिए आगे बढ़े। अब की बार जो भीड़ थी वह भीड़ पहले से कई ज़्यादा थी और डंडे की वजह से और पुलिस के डंडे की वजह से बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व बिमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर क्या हो गया, जुलूस टूट गया, यानी जुलूस जो था वह पार्ट वाइज डिवाइड हो गया, लोग इधर उधर चले गए थे। अब 50-60 स्त्रियां ही बच गई थी उस जुलूस में और वह भी धर्मतल्ले के मोड़ पर जाकर के बैठ गई थी। पुलिस ने उन्हें क्या किया, पकड़ करके लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। आगे बढ़ने पे क्या देखा तो बिमला प्रतिभा जो थी, जिनके साथ स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ रहा था, जिसका नेतृत्व वो कर रही थी बिमला प्रतिभा जी, उन्हें भी पुलिस ने बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया था कि अब आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं और उनके साथ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। और इस भीड़ पर पुलिस क्या करती थी, बीच बीच में लाठियां चलाती थी ताकि लोग टूट जाएं और वहां से अपने अपने घर को वापस आ जाएं। लेकिन लोगों में अपनी आज़ादी के लिए इतना जुनून सवार था कि वह घायल होने के बावजूद भी वहां उपस्थित थे। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। अब लेखक कह रहे हैं कि पौन घंटा के बाद क्या हुआ कि पुलिस की लॉरी आई, यानी कि पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने जो भी स्त्री पुरुष थे उनको लाल बाजार लॉकअप ले गए वहाँ से पकड़ करके।
और एक आदमी का जिक्र कर रहे हैं लेखक, जिनका नाम है बृजलाल गोयनका। बृजलाल गोयनका जो जुलूस में अभी भी उनके साथ हैं और एक बार वह उन्हें दमदम जेल में भी मिले थे। दमदम जेल में भी लेखक के साथ थे। लेखक भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल की यात्रा कर चुके थे और वो यही कह रहे हैं कि एक बार बृजलाल गोयनका उनके साथ दमदम जेल में थे और उन्हें भी अभी पुलिस ने क्या किया है, पकड़ लिया है। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। अब लेखक यहाँ बृजलाल गोयनका जी के बारे में कह रहे हैं कि वह वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की तरफ इतने जोर से दौड़े कि गिर पड़े और उनके गिरते ही जो पुलिस घुड़सवार थे, यानी घोड़े पे सवार जो पुलिस थे, उन्होंने उसे पकड़ा, लाठी से मारा और बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गए, फिर छोड़ दिया। उसके बाद गोयनका स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और उन्होंने 200 आदमियों का जुलूस इकट्ठा किया और वहाँ से वह निकल गए कहाँ, लाल बाजार की तरफ, और वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाल बाजार लॉकअप में बृजलाल गोयनका को भी बंद कर दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे देखिए, मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। मदालसा जो स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, उन्हें भी क्या किया गया था, पुलिस ने पकड़ लिया था और लॉकअप में बंद कर दिया था और साथ ही वहाँ उनके साथ मार पिटाई भी हुई थी। यह पहली बार हुआ था बंगाल के जुलूस में, या कह सकते हो कलकत्ता के जुलूस में, कि एक साथ 105 स्त्रियों को लॉकअप में बंद किया था पुलिस ने। करीब रात के 9 बजते ही सबको छोड़ दिया गया था। जितने सारे लोगों को जुलूस में पकड़ा गया था, रात के 9 बजते ही सबको छोड़ दिया गया। लेखक 8 बजे के करीब खादी भंडार आए। फिर उन्हें कांग्रेस के ऑफिस से फ़ोन आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वह घायल हो गए हैं, उन्हें चोट लग गया है, बहुत की स्थिति जो है वह संगीन है। संगीन यानी कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। अगर उन्हें जल्दी से इलाज नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। उनके लिए क्या करना है, फटाफट कहीं से गाड़ी का इंतज़ाम करना है और उन्हें अस्पताल पहुंचाना है। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में 103 आ पहुँचे। अब लेखक जानकी देवी के साथ वहां गए। कहाँ? जहां डॉक्टर दास गुप्ता लोगों का इलाज कर रहे थे और साथ ही वह लोगों का फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। फ़ोटो क्यों उतरवा रहे थे भाई? तो फ़ोटो डॉक्टर दास गुप्ता इसलिए उतरवा रहे थे ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारी सरकार, यानी कि जो अंग्रेज़ों की सरकार है, वह कितनी अत्याचारी है। और तब तक सिर्फ 67 आदमी ही वहाँ थे जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल थे और धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वह 67 से बढ़कर 103 हो गई। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि 103 ही नहीं, हो सकता है इससे अधिक लोग घायल हुए हों। आगे देखते हैं हम। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं।
पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में घुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं और जानकी देवी अस्पताल पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि करीब 160 आदमी जो हैं वह घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और लेखक यहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि केवल 160 आदमी ही अस्पताल पहुँचे हैं और जो घर को वापस लौट गए हैं, यानी कि 200 या उससे ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस जुलूस के दौरान 200 और उससे ज़्यादा लोग घायल हुए और साथ ही स्त्रियों की 105 संख्या लॉकअप में बंद की गई थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेखक इस बात को बहुत ही अचंभे से कह रहे हैं कि उस जुलूस में, यानी अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उस समय बहुत सारी स्त्रियों ने क्या किया था, भाग लिया था, जिसमें 105 स्त्रियां पहली बार लॉकअप में बंद की गई थी। यह कलकत्ता के लिए या कहें कि बंगाल के लिए बहुत बड़ी बात थी। और कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि कलकत्ता में स्वतंत्रता के लिए, बंगाल में स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, आज उन्हें अपनी बातों पर क्या हो रहा होगा, आज उन्हें अपनी बातों पर पछतावा हो रहा होगा। आज उन्हें पता चला होगा कि किस प्रकार कलकत्ता में पुरुष और स्त्रियां एक साथ इतनी अधिक संख्या में आज़ादी के लिए अपने घरों से निकले और उन्होंने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है सीताराम सक्सेरिया जी की लिखी हुई डायरी का एक पन्ना आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करके पूछें और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवालों का जवाब दें। तो देखा किस प्रकार उन्होंने अपनी डायरी में 26 जनवरी 1931 की घटना का इस प्रकार सविस्तार वर्णन किया था। अगर ये डायरी नहीं लिखी हुई होती तो क्या बच्चों हम जान पाते कि 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में क्या हुआ था? तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे हम क्या करते हैं, अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। और यहाँ लेखक ने भी क्या किया है, उस महत्वपूर्ण घटना को, 26 जनवरी 1931 की महत्वपूर्ण घटना को अपनी डायरी में नोट किया, जिसे आज हम लोगों ने जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।